एक बार फिर स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज काफ़ी समय के बाद मैं आप लोगों को इस चैनल पर दोबारा दिख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों के सामने इसी प्रकार आता रहूँगा और आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाता रहूँगा। आज मैं अपने पहले वीडियो को स्टार्ट करूंगा कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है भौतिक जगत। ये पहला वीडियो हमारा काफ़ी जर्नली वीडियो होगा जो पहले चैप्टर पर आधारित होगा। इसमें टोटल जर्नल टॉपिक होगा जो आपको कुछ पुरानी यादों को तरोताज़ा भी करेगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने पर ही मैं आपको सबसे पहले कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर देता हूँ। तो आपका विज्ञान मतलब विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान की परिभाषा हर कोई अपने अपने अंदाज में देता है, अपने अपने हिसाब से देता है। परिभाषा में थोड़ा बहुत शब्दों का फेरबदल हो जाता है, बकाया परिभाषा सबकी एक जैसी होती है, कुछ शब्दों का फेरबदल। विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसको हम लिख देते हैं विधन ज्ञान। ये आपका संधि विच्छेद हो गया। बी से हम विस्तृत कह देते हैं ज्ञान। ज्ञान को अंग्रेजी में नो मीन्स जानना। लेकिन अगर हम बात करें कि विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं, तो साइंस शब्द लैटिन भाषा के सार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ अंग्रेजी में होता है KNOW मतलब नो मीन्स जानना। जानते हैं आप। तो अब यहाँ से परिभाषा निकल के आती है। इन शब्दों को सबको एक साथ मिला के परिभाषा में रखना, परिभाषा बन के आती है आपकी कि विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न परिघटनाओं के बारे में क्रमबद्ध विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, विज्ञान कहलाता है। अब हम जो हमारा चैप्टर है भौतिक, मतलब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर है भौतिक जगत। तो अब हम विज्ञान की शाखा मतलब भौतिकी के बारे में जान लेते हैं। भौतिकी अगर हम बात करें जिस प्रकार हमने विज्ञान की उत्पत्ति की बात की, उसी प्रकार भौतिकी की उत्पत्ति की भी बात कर लेते हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक। प्रकृति या प्राकृतिक। तो यहाँ पर भौतिकी की परिभाषा आती है। इन सभी चीज़ों को जोड़कर भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकृति या प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित विस्तृत वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान प्राप्त करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रारंभ में ये भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी माना गया,
लेकिन अगर हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे कोयले को जलाना, ऊष्मा प्राप्त करना। उसके बाद में सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, विभिन्न तारे आकाश में स्थिर या गतिशील, कुछ तारे हैं जो गतिशील हैं और कुछ तारे हमें स्थिर दिखाई देते हैं। ऐसी सारी घटनाएं ये सारी प्राकृतिक है। लेकिन अगर हम इस जानकारी को थोड़ा सा सोच लें अपने मन में कि कोयला जलता है, कोयला जलता है और प्राप्त होती है ऊष्मा। कोयला जलता है और प्राप्त होती है ऊष्मा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपका हो गया द्रव और दूसरी हो गई ऊर्जा। ये दो चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, प्राकृतिक परिघटनाएं हैं ये, ठीक। अब दो चीज़ें, अगर हम द्रव्य की परिभाषा को जानें तो प्रत्येक वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है या जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। ऊर्जा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक द्रव्य है और दूसरी ऊर्जा है। इनमें भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। आइंस्टीन के अनुसार इस संबंध को जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित दूसरा पट, जिसको हम हेड टेल कहते हैं, तो एक सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रव्य और ऊर्जा भी एक दूसरे के मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब एक ही सिक्के के जब द्रव्य और ऊर्जा भी एक पहलू है तो यहाँ पर भौतिकी की जो परिभाषा है उसमें थोड़ी हम चेंजिंग कर देते हैं, इस हिसाब से दे देते हैं परिभाषा। इस हिसाब से परिभाषा बन जाती है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों तथा एक दूसरे में विलोपन या इनसे संबंधित विभिन्न जानकारियों को हम क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त करते हैं। थोड़ी सी परिभाषा अच्छी नहीं लगी तो हम दोबारा कह देते हैं शब्दों को फेर बदल करके। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा में होने वाली विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं की जानकारी क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये हमारा सिर्फ जनरली था विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अब हम भौतिकी के प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिकी के प्रभाव क्षेत्र भौतिकी के प्रभाव क्षेत्र। तो भौतिकी के अगर प्रभाव क्षेत्र की बात करें, यहाँ भौतिकी हो गया और इसके दो ही प्रभाव क्षेत्र हैं। पहला आपका आता है स्थूल प्रभाव क्षेत्र और दूसरा है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। पहला आपका स्थूल प्रभाव क्षेत्र और दूसरा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र।
अगर हम स्थूल प्रभाव क्षेत्र की बात कर लें तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र जिसमें या जिसके अंतर्गत पार्थिव एवं खगोलीय परिघटनाओं पर आधारित जानकारी प्राप्त की जाती है, स्थूल प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। स्थूल प्रभाव क्षेत्र जिसके अंतर्गत पार्थिव एवं खगोलीय परिघटनाओं पर आधारित जानकारी प्राप्त की जाती है, स्थूल प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। अगर सूक्ष्म, अरे भाई बहुत छोटा है सूक्ष्म, अगर हम सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं तो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म के नाम से ही हमें याद आता है परमाणु। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र जिसके अंतर्गत या इसके अंतर्गत परमाणुवीय परिघटनाओं पर आधारित जानकारी प्राप्त की जाती है। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र इसके अंतर्गत परमाणुवीय परिघटनाओं पर आधारित जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये आपके दो प्रभाव क्षेत्र हो गए। अगर इस पार्थिव और खगोलीय परिघटनाओं पर आधारित जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ नियम भी हैं, जैसे कि यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, इन सारे नियमों के अंतर्गत हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी नियमों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनमें अभी आप ज़्यादा अंदर तक ना जाएं। जनरल है आज का टॉपिक, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो ये थे आपके दो प्रभाव क्षेत्र। दो प्रभाव क्षेत्र। अब थोड़ी जानकारी इधर भी कि आपके मूल कण कौन कौन से होते हैं। मूल कण, ये सारा ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी है और पृथ्वी पर ठहरे हम लोग। तो मूल कणों की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं वे कण जो संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वतः ही विद्यमान है। वे कण जो संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वतः ही विद्यमान हैं, जिन्हें अन्य कणों में विभाजित न किया जा सके, मूल कण कहलाते हैं, जिनके नाम पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आते हैं। इन्हीं को मूल कणों में रखा गया है। ये तो मूल कणों की बात हो गई। अब यहीं पर मूल तो रहता है, लेकिन कण ना रह के बल हो जाता है भाई। अब ये मूल बल, तो मूल बलों की कुछ कथा भी इसी तरीके से है। वे बल जो हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में पहले से कार्यरत हैं, मूल बल कहलाते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2 पे आपका आता है वैद्युत बल। और नंबर 3 पर आपका आता है प्रबल नाभिकीय बल। और नंबर 4 पर आता है दुर्बल। कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो घटेगी भी। दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये आपके 4 बल हैं जिनको मूल बल कहा जाता है। अब एक एक बल की बात कर लेते हैं भाई, इकट्ठा तो बात नहीं हो पाएगी, इसलिए आप लोग इनको ध्यान रखना कि ये 4 बल हैं जिनको मूल बल कहा गया है। अब मैं इनको करता हूँ साफ कर दूँ।
ये लो कर दिया भाई साफ। तो पहला बल आपका आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने क्या खूब कहा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं ये m1 द्रव्यमान का पिंड है, ये m2 द्रव्यमान का पिंड है। पहले का सेंटर, दूसरे का सेंटर और दोनों पिंडों के सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको हम r मान लेते हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार यहाँ पर लगने वाला, इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आगे कहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को मिलाने पर तो F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का जब निशान हटाते हैं तो कोई न कोई नियतांक तो लाना है। तो F बराबर कैपिटल G m1 m2/r², जहाँ कैपिटल G एक नियतांक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये रहा आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल और साथ ही कैपिटल G की वैल्यू, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। हो सकता है आपको नीचे दिखाई ना दिया हो, इसलिए ऊपर लिख दिया है हमने। ये रहा। ये तो हो गई न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की बात। अब नंबर 2 याद है ना? नंबर 2 याद है? इसको साफ कर दूं? ये लो भाई, इसको साफ कर दिया। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 क्या था? वैद्युत, याद आया? वैद्युत बल। नंबर 2 वैद्युत बल। जैसे ही वैद्युत बल की बात, तो यहीं पर एक कूलाम ने अपना नियम दिया है वैद्युत बल के बारे में। क्या नियम है? नियम अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है, जो मैंने आपको पहले बताया उसके थोड़ा सा सिमिलर ही है, उसके समान ही है, थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? यहाँ पर अभी तक हम द्रव्यमानों से बात करते रहे, लेकिन इस नियम में द्रव्यमान नहीं आएगा, इसमें वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत आवेश, तो यहाँ पर आएगा आवेश। इस नियमानुसार जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों कणों पर आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि आपका ये Q1 आवेशित कण है और दूसरा Q2 आवेशित कण है, दोनों के बीच की दूरी r है। तब कूलाम के नियमानुसार इन दोनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों पर आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती।
और बाद में कहा है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों को मिला दें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो F बराबर कैपिटल K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जहाँ कैपिटल K एक नियतांक है। अगर कैपिटल K की वैल्यू की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये स्मॉल k, जहाँ स्मॉल k माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात, वायु या अगर निर्वात की बात करते हैं तो स्मॉल k इक्वल 1 होता है। तब आपका k बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रख देते हैं कैपिटल K की तो आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, तो सुन लीजिए 9.0 इंटू 10⁻⁻, नहीं +9, जिसका मान 9.0 इंटू 10⁻⁹। मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये इसका रहा मात्रक। अब यहाँ एक चीज़ भाई नई आ गई, इसको ज़रा हम बंद कर देते हैं। यहाँ नई आई है, ये रही एप्सिलॉन 0। अगर एप्सिलॉन 0 की बात करते हैं तो एप्सिलॉन 0 आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मात्रक, तो मात्रक इसका रहा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी मात्रक की बात। तो ये रहा आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी हो गया। अब आपका वैद्युत बल भी हो गया जो कूलम के नियमानुसार था। ठीक है, इसके बाद मैं इसको साफ कर रहा हूँ। साफ कर दिया, ये लो साफ कर दिया। अगला बल कौन सा था, याद है? प्रबल और नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। अरे नाभिक से याद आया कि एक परमाणु होता है। परमाणु के अंदर एक छोटा सा जो धनायन भाग कहा जाता है, उसको ही तो हम कहते हैं ना नाभिक। हाँ जी, उसी को कहते हैं नाभिक। नाभिक की अगर हम बात करते हैं तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो चीज़ें एक दूसरे के साथ बंधी रहती हैं। अब इनकी दोनों की बात कर लेते हैं। अगर प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के बारे में सबने पढ़ा है कि ये संत आदमी है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जिसको हम आवेश रहित भी कह सकते हैं। तो इस पर कोई आवेश नहीं। अब एक पर आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश, दूसरे पर कोई आवेश नहीं है। एक बाबा आदमी है, संत आदमी है, दूसरा कहीं न कहीं
बड़ा आदमी है भाई। दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों के बीच में तगड़ा है। तगड़ा क्या? आकर्षण बल। तो यहीं पर परिभाषा आती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? नाभिक में। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले प्रबल आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ये हो गई भाई प्रबल नाभिकीय बल की परिभाषा। अब यहाँ दूसरा जो आता है नंबर, प्रबल हुआ तो हमने बताया कि प्रबल के बाद दुर्बल तो आता ही है। तो दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल, ये भी बात भाई नाभिक की ही है। अभी तक प्रबल था वो भी नाभिक में, अब दुर्बल वो भी नाभिक में। भाई इन दोनों के बीच तो प्रबल बल लग रहा है, तो ये तो एक दूसरे से अलग होंगे नहीं। अब ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, इनके बीच में प्रबल बल लग रहा है जिसको हम प्रबल नाभिकीय बल बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए, और अलग वही होगा जिसके बीच में दुर्बल बल होगा। तो जब किसी नाभिक से बीटा कणों का क्षय होता है, जब किसी नाभिक से बीटा कणों का क्षय होता है तो इस स्थिति में नाभिक और बीटा कण के मध्य लगने वाले दुर्बल आकर्षण बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये रहा आज का हमारा जनरली भौतिक जगत से रिलेटिव जनरल टॉपिक। ये पूरे पार्ट की जनरल जानकारी थी। इस पार्ट में और भी बाकी है, बने रहिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट की और भी जो जानकारियां हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।